आज के शो में। सिंध का एक और अरबपति इंजीनियर बेनकाब। सरकारी अफसर सैयद सरदार अली शाह अरबपति कैसे बना। सरदार शाह की मुबैना जायदादें, पेट्रोल पंप, शाही महल, फार्म हाउस, बैनुल-अक़वामी ट्रैवलिंग। बेनामी जायदादों की तवील फहरिस्त, क्या सरकारी खजाने पर बड़ा डाका। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज बहुत रिसर्च के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद एक अहम तरीन ब्यूरोक्रेसी में, यानी सूबे सिंध की ब्यूरोक्रेसी में, वैसे तो अगर ग्रेड वाइज देखा जाए तो इतनी अहमियत के हामिल नहीं, लेकिन जायदादों के लिहाज से देखा जाए, पैसों के लिहाज से देखा जाए तो एक बड़ी अहम शख्सियत की हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में। सरदार अली शाह, सरदार आसिफ शाह के नाम से भी जो जाने जाते हैं, वैसे जो उनका ओरिजिनल नाम है सैयद सरदार अली शाह, या आखिरकार आरबीओडी हैदराबाद का एक अफसर इरिगेशन डिपार्टमेंट का, ये यकीनी तौर पर एक नहीं ऐसे और बहुत से ब्यूरोक्रेट्स किस तरह से सूबा सिंध के अंदर, यानी सिंध की आवाम का हक मारकर या उनके पैसों पे मुबैना तौर पे डाका डालकर, बड़े हाश अल्फाज हैं, लेकिन किस तरह से ये रकम बटोरते हैं, क्या करते हैं, ये तमाम अहम दास्तान आज के प्रोग्राम में होगी बेनकाब। इस अहम तरीन मामले से पर्दा उठाएंगे और हमने तमाम सहाफती उसूलों को सामने रखते हुए सैयद सरदार अली शाह साहब को पहले अप्रोच भी किया इस प्रोग्राम के थ्रू, उनको थ्रू क्वेश्चनर्स, एक बार नहीं कई बार इंटीमेट भी किया। सैयद सरदार अली शाह साहब का प्रोग्राम स्टार्ट करते हुए पहले जो हमने उनका लाविश लाइफस्टाइल देखा, उससे पहले एक एनटीएन इंक्वायरी हमने जनरेट करी, यानी उनका जो एनटीएन या टैक्स डिटेल्स हैं उसको हमने देखने की कोशिश करी। पहले एनटीएन इंक्वायरी के तहत उनका जो रजिस्टर्ड एड्रेस है और तमाम तफसीलात उस एनटीएन इंक्वायरी में सामने आई, उनका रजिस्टर्ड टैक्स नंबर है, और उसके बाद फिर जो उनके एनुअल टैक्स रिटर्न्स हैं, यानी सालाना उनकी आमदनी कितनी है, ये जांचने की हमने कोशिश करी, ताकि उसके बाद आ सकें कि सालाना उस सालाना आमदनी के साथ वो किस तरह का लाइफस्टाइल रह रहे हैं, ताकि आपको भी हैरान हो जाए, आंखें खुल जाएं कि किस तरह कोई शख्स इस आमदनी के साथ इतना लैविश लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकता है। इनकी सालाना आमदनी की तरफ आते हुए आपको बताएं कि इनका जो एनटीएन नंबर है वो 23059161, जो हमने जिस तरह एनटीएन इंक्वायर किया, उसके बाद 2018 में सालाना आमदनी 17 लाख रुपए तनख्वाह बनती है, जो तनख्वाह की मद में सैलरी इनकम के तौर पे जाहिर की गई, यानी 17 लाख मतलब 1,41,000 रुपए माहाना। 2017 में इनकी आमदनी 17 लाख रुपए जाहिर की गई। 2016 में जाहिर की गई आमदनी तकरीबन 16,50,000 रुपए थी। 2015 में यह आमदनी 16 लाख रुपए थी। 2014 में जाहिर की गई आमदनी 16 लाख रुपए थी। इन्होंने अपने एसेट्स यानी जायदादों में टोटल रकम 3 करोड़ 20 लाख जाहिर की, जो उनके एसेट्स थे, जिसमें से 2014 में इन्होंने जाहिर किया था कि 24 मिलियन यानी तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख रुपए जो सरमायाकारी की मद में है, यानी इन्वेस्टमेंट की मद में इन्होंने जाहिर किए थे। अब 1,41,000 रुपए माहाना आमदनी के साथ एक शख्स किस तरह का लाइफस्टाइल अफोर्ड कर रहा है, ये हम आपको दिखाते हैं तफसीलन उनके घरों से फुटेज स्टार्ट करते हुए। कि मैंने पहले आपको ये दिखा दूं कि सवालनामा हमने उनको भेजा था, जो सहाफती उसूल होते हैं, इस सवालनामे के जवाब में हमें कोई जवाब तो नहीं मिला, ना ऑडियो, ना विजुअल, ना उनकी फिजिकल प्रेजेंस के जरिए, लेकिन कॉल जरूर मिली। बहुत से अफराद ने इस प्रोग्राम को रुकवाने के लिए कॉल्स की, बहुत सो ने कहा जी के छोड़ दें, सिफारिशें करी, लेकिन क्योंकि बेनकाब और बेनकाब की टीम का यह हमेशा से शेवा रहा है जी कि वो एक जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन उठाते हैं और फैक्ट्स पर बेस होती है, तो यहाँ की मैनेजमेंट भी सपोर्ट करती है और हम उस चीज को बेनकाब करे बगैर नहीं रुकते। अब आपके सामने उन एसेट्स की तफसीलात रखते हैं। पहले घर से शुरुआत करते हैं। उनके घर की आप अगर फुटेजेस देखेंगे तो आप हैरान होंगे, जिसके अंदर एक पैलेस है कंडियारों के अंदर, एक घर है जी 500 गज का कराची में, एक ऑफिस बिल्डिंग कहा जाता है मुबैना तौर पे इनकी है, जिसकी जो हमने पूछा तो उन्होंने सवाल में कोई जवाब नहीं दिया। नियर क्रीक विस्टा कराची 2 अपार्टमेंट्स हैं क्लिफ्टन कराची में, और इसी तरह से जो हैदराबाद का घर है उसके बारे में कहा गया है, जिसका फुटेज आप देख रहे हैं कि इसके रूफ टॉप पे स्विमिंग पूल है, बड़ा लैविश ये घर है, जो इस पर जो ये इन्होंने एड्रेस मेंशन भी किया है अपने एफबीआर रिटर्न्स में। इसके अलावा जो 4 या 5 घर है उनकी तफसीलात एफबीआर रिटर्न्स में नहीं है, वो बेनामी है, क्या है, हमने पूछा तो हमें उसका कोई जवाब भी नहीं मिला। ये लैविश लाइफस्टाइल के साथ साथ एक फार्म हाउस भी इनका है, जिसमें नायाब किस्म के जानवर आपको नजर आएंगे, जो शायद आपको बहुत महंगे दामों मुयसर हों, क्योंकि हंटिंग का शौक भी है जनाब को और बेहतरीन किस्म का लाइफस्टाइल जो ये रखते हैं। 1,41,000 महीना से शायद ये गन जो अपने हाथ में पकड़े हुए हैं यही 1,41,000 की ना आती हो, लाखों के अंदर ये गन ही आती हो। और ये जानवर इनके फार्म हाउस है बाकायदा, जिसमें आप तफसीलन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो अपने पास ये रखते हैं। इसी तरह से इनकी एक्साइज डिटेल्स सरदार अली शाह साहब की, जिसके मुताबिक हैरान होंगे आप सुन के कि इनके पास सिर्फ एक गाड़ी इनके एक्साइज रिकॉर्ड्स के मुताबिक है। ये एक गाड़ी होंडा सिविक BJE 250 है।
एक पुरानी गाड़ी है होंडा सिविक जो इनके एक्साइज रिकॉर्ड्स के मुताबिक इनके पास है। लेकिन दरअसल जब आप इनके फेसबुक पेजेस ही देख लें, इनके बच्चों के, और जो इस पर इनका लाइफस्टाइल अगर आप फॉलो करें, तो इनके पास मर्सिडीज है रजिस्टर्ड FYCL FY57 CYK, गाड़ियों की डिटेल की बात कर रहा हूं मैं। कार पिक्चर्स अगर हम देख सकें, हाँ वीगो इस पर एक है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं KT3369, निसान पेट्रोल एक है रजिस्टर्ड TD425J, टोयोटा जीप है BF7598, एक टोयोटा लैंड क्रूजर है जिसकी नंबर प्लेट है BF6300, निसान पेट्रोल। ये तमाम गाड़ियां जो आप घर के बाहर देख रहे हैं इनके पार्क होती हैं, मर्सिडीज और से लेके तमाम आला तरीन गाड़ियां जो शायद कोई 1,40,000 में जिसका पेट्रोल भी अफोर्ड ना कर सके। मैं बड़ी बात कह रहा हूं, महीने में अगर 1,40,000 जो इनकम मेंशन हुई हुई है, इसमें कोई इनका फ्यूल, डीजल, पेट्रोल कुछ भी इनमें डलता है वो भी अफोर्ड ना कर सके। इतनी बड़ी बात मैं कह रहा हूं, जो ये गाड़ियां जो उनके घर में खड़ी होती हैं। इसी तरह से इनके साहबजादे के साथ इनकी कुछ इस पर फोटोज दिखाने का मकसद किसी की निजी जिंदगी में जाने का नहीं है, लेकिन इन साहबजादे के नाम पर एक पेट्रोल पंप है बाबर पेट्रोलियम सर्विसेज हैदराबाद में, उसका फुटेजेस भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। क्या इनकी सोर्स ऑफ इनकम है? हमने सवाल हमें पूछा कि जी ये किस तरह पैसा कमाते हैं, क्या इनका कोई कारोबार है जो इतना बड़ा पेट्रोल पंप है, क्या इनकी कोई इस पर विरासत है जिससे इनको ये जायदाद मिली है, क्या सोर्स ऑफ इनकम है जिसके जरिए ये खुद इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, इनके पेट्रोल पंप्स हैं। लेकिन इसके बारे में भी हमें कोई तसल्लीबख्श जवाब, बल्कि जवाब ही मुयस्सर नहीं आया। और बहुत सी तफसीलात हमने इस प्रोग्राम में जो आपको दिखानी है, जिसमें इनकी ट्रैवल हिस्ट्री और दीगर तफसीलात आप प्रोग्राम में जान सकेंगे। और यकीनी तौर पर ये बताते चलें कि ये एक प्रोग्राम नहीं है, इसके बाद डिटेल के अंदर इनकी फॉरेन ट्रांजेक्शन और दीगर डिटेल्स भी हमने निकाली हैं। और दीगर ब्यूरोक्रेट, चाहे वो सूबा सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो, पंजाब में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, उनके लिए भी, क्योंकि हम प्रोग्राम करते हैं और हम डिटेल के साथ छानबीन करते हैं और आपके सामने पेश करते हैं सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, तो कोई भी अगर कहीं भी एसेट बियॉन्ड मींस या नाजायज असासे मुबैना तौर पर बना रहा है तो हम तहकीकाती इदारों की रोशनी में अपनी रिसर्च के जरिए तमाम चीजें लाते हैं। प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करते हैं जनाब अल्ताफ भवानी साहब, साबिक DG नैब कराची, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर। ये क्योंकि जो एसेट बियॉन्ड मींस का केस है, पहले तो मैं इसके बारे में तफसीलन जानना चाह रहा हूं। जैसे मिसाल के तौर पर नैब है, आपके पास किसी के एसेट्स की डिटेल्स थ्रू अ कंप्लेन सामने आती है। अब अकॉर्डिंग टू द न्यू ऑर्डिनेंस क्या ये ऐसे लोग अब बच सकते हैं, या ये ब्यूरोक्रेट्स स्पेसिफिकली, या ये अभी भी उतना ही नैब की गिरफ्त में है जितना इस ऑर्डिनेंस से पहले थे, या कोई फर्क पड़ा है? क्या इन्हें डरना चाहिए नैब से अब या नहीं डरना चाहिए? देखिए, जो बंदा अल्लाह से नहीं डरता वो नैब से क्या डरेगा। पहली बात तो ये है कि ये जो नई अमेंडमेंट आई है जी, उस अमेंडमेंट में जो एग्जेम्पशन दिया गया है वो ये एग्जेम्पशन है कि अगर कोई ब्यूरोक्रेट एक डिसीजन लेता है गुड फेथ में और उस डिसीजन की बेस पे कोई करप्शन होती है, उस करप्शन को लिंक किया गया है विद हिज एसेट्स। मिसाल के तौर पर अगर कोई लैंड मैनेजमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे यहाँ पे, वो उन्होंने एक प्लॉट किसी को अलॉट कर दिया, चाहे वो उनके हिसाब से वो एक रूल्स की वायलेशन में किया, और वो नैब के पास जो है वो पहले आ जाता था तो नैब उस पर जो है वो अपनी इंक्वायरी शुरू कर देती थी। अब वो इस तरह नहीं होगा। अब वो ये देखा जाएगा कि अगर ये प्लॉट गलत तरीके से अलॉट हुआ है तो क्या उसके साथ कोई इन्होंने इलीगल गेन्स किए हैं। अच्छा। तो उस इलीगल गेन्स को पहले प्रूव करना पड़ेगा, फिर आप प्लॉट की इंक्वायरी पे जाएंगे। बट जैसा आप इस केस में बता रहे हैं या इस तरह के दूसरे केसेस हैं जिसमें वो लिविंग बियॉन्ड मीन्स रहते हैं, तो इन इटसेल्फ इज ए एसेट इंक्वायरी, जिसपे इन जो है वो नई जो अमेंडमेंट्स है उसमें कोई पाबंदी नहीं। जी नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये, क्योंकि जब आप ये जांच पड़ताल करते हैं कि उसकी एनुअल इनकम जो है इतनी है और उसकी जो लाइफस्टाइल है वो इतना है, और वो प्रॉपर्टी उसके नाम, जिस तरह हमने कहा जी कि जैसे मिसाल के तौर पर ये केस है एज ए टेस्ट केस, यहाँ पर गाड़ी एक है एक्साइज रिकॉर्ड्स के नाम साथ में नाम है, लेकिन असल में गाड़ियां बहुत सी हैं, किसके नाम है कुछ नहीं पता। ऐसे और बहुत से केसेस होंगे। तो फिर क्या नैब किस तरह जांचता है कि ये गाड़ी किसके नाम है, ये पता करने के लिए क्या करता है नैब, और किस तरह करता है, किस तरह प्रूव होता है? इसके और बहुत सारे तरीके हैं। ये फिर बाज़ औक़ात जब हम रेड करते हैं और ये गाड़ियां जो है सीज होती हैं और पता चलता है कि ये फिर इसकी जब डिटेल्स देखी जाती हैं, जैसे अब आप अपने नाम बताएं, नंबर्स बताएं, तो वो पता चलता है कि फिर कि इनके किसी मुलाजिम के नाम पर वो गाड़ी जो है वो रजिस्टर है या क्या है। और ओबियसली अगर मुलाजिम के नाम पर रजिस्टर है तो मुलाजिम के पास तो इतने सोर्स नहीं है कि वो एक मर्सिडीज़ रख सके या वीगो रख सके या प्राडो रख सके, तो वो ऑटोमेटिकली फिर प्रूव हो जाता है कि ये जो है वो बेनामी एसेट्स हैं या किसी और के नाम पर एसेट्स रखे गए हैं और ओरिजिनली ये किस से बिलोंग करते हैं।
तो और एक बात जो आप अभी बता रहे हैं कि एसेट बियॉन्ड मींस के केस पे ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर कोई फर्क एसेट इंक्वायरी पे नहीं पड़ेगा, बिल्कुल इस ऑर्डिनेंस के बाद नहीं पड़ेगा। मेरी समझ है जो गजट नोटिफिकेशन है उसके अंदर इसको लिंक किया गया है कि अगर कोई एक डिसीजन लेता है ब्यूरोक्रेट किसी अपनी पोस्टिंग के दौरान, उसके मुतालिक अगर कोई इंक्वायरी है और उस इंक्वायरी में अगर कहीं हमें प्रूव करना है कि उसने कोई गेन्स किए हैं तो आप जो है उस तरफ जो है वो जाते हैं और उसमें गेन्स को प्रूव करते हैं। अदरवाइज जो एसेट्स बियॉन्ड मींस की जो होलसम इंक्वायरी है उसके मुतालिक कोई ममानियत नहीं है। एक ब्रेक के बाद सर आपसे हम इंटरनेशनल लॉज के थोड़ा जो आपके एमएलओज और जो इस पर म्यूचुअल लीगल एक्सेस है बाहर से उसके बारे में पूछेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल टूर हिस्ट्री सरदार शाह साहब की आपके सामने रखेंगे कि 1,41,000 महीना तनख्वाह के साथ कितने बैरून मुल्क दौरे किए, कहाँ गए, कैसा लाविश लाइफस्टाइल, बाहर शॉपिंग, रोलेक्स वॉचेस खरीदी गई। इस ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात, अहम तरीन हकायक, तहकीक और तहकीक के बाद आपके सामने कुछ अहम शवाहिद सामने रख रहे हैं। एक ब्यूरोक्रेट सूबे सिंध में, और शायद ऐसे कई ब्यूरोक्रेट हों जो जिस तरह के सरदार शाह साहब हैं, इनको हमने सवाल भेजे, एक नहीं कई बार भेजे कि आप बता सकते हैं कि ये सारी जो आपका लाइफस्टाइल, गाड़ियां, घर, बंगले, स्विमिंग पूल्स, इंटरनेशनल टूर्स जिस पे मैं अब आ रहा हूं, ये आप किस तरह करते हैं, इसका कोई जवाब हमें मौसूल नहीं हुआ। और ये एक ब्यूरोक्रेट है, इनकी एनुअल इनकम 17 लाख रुपए, माहाना तनख्वाह 1,41,000 रुपए, उसके साथ एक शख्स 1,41,000 महीना तनख्वाह में ये सब कैसे कर सकता है, ये सारे सवाल हैं। इंटरनेशनल टूर्स में तकरीबन 2009 से 2019 के दरमियान जो आप इनका पासपोर्ट और इंटरनेशनल जो इनका फॉरेन विजिट की जो उनकी पूरी लिस्ट है अगर आपको दिखाएं तो उसमें तकरीबन 56 टूर्स हैं इंटरनेशनल, जो आपको 7 अगस्त 2009 से लेकर 2019 के नवंबर तक आपको नजर आएंगे। यानी इसके बाद जो टूर्स हैं वो अलग हैं। ये तमाम इंटरनेशनल टूर्स हैं इनके, जो इन्होंने बार बार फ्रीक्वेंटली इंटरनेशनल कंट्रीज विजिट किए हैं। अगर आप इनकी शॉपिंग लाइफस्टाइल देखें तो रोलेक्स वॉचेस, आप इंटरनेशनल टूर्स में देखें तो वो दुनिया का कौन सा मुल्क है जहां ये नहीं जा सके। लेकिन हमें किसी के प्राइवेट लाइफस्टाइल से दिलचस्पी नहीं होती। अगर वो सरकारी खजाने पे बैठा होता या सरकारी अहम तरीन ओहदे पे बैठकर सरकारी फंड्स के अंदर एम्बेजलमेंट करके ये लाविश लाइफस्टाइल अफोर्ड कर रहा होता। और दूसरा अहम सवाल जो बहुत अहम है, उससे भी ज्यादा अहम है, वो ये है कि क्या इस तरह से बहुत सा पैसा बाहर डंप हो जाता है, दुबई में डंप हो जाता है। हमने सवाल नामे में पूछा उनसे कि क्या दुबई मरीना के अंदर आपके कुछ एसेट्स हैं, आप बार बार दुबई जाते हैं, तो आपने अगर एसेट्स लिए हैं तो किस तरह लिए हैं, आपका कोई ब्यूटी सैलून है दुबई के अंदर, अगर है तो आपने किस तरह खरीदा है। ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त जो समंदर में इनको देख रहे हैं, तो क्या एक जो एक्वा याक के नाम से एक जो क्लब है वहां आपकी फ्लीट्स हैं, आपने रिसेंटली भी एक वहां पे $1 मिलियन की फ्लीट खरीदी है, क्या ये बात हकीकत है? एक वेबसाइट है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जिसपे नंबर्स मौजूद हैं, जिसके जरिए वहां पे बाकायदा दुबई के अंदर एक याक क्लब ऑपरेट हो रहा है। आप वहां बार बार क्यों जाते हैं, आप क्या ओनर हैं, आपके स्टेक्स हैं, आप किस तरह जाते हैं, कैसे जाते हैं, ये सारे सवाल भी हमने प्रोग्राम के थ्रू उठाए। हमने उनको लेटर्स लिखे, हमने बार बार पूछा कि कैसे सब कुछ हो रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह, अल्ताफ वानी साहब साबिक डीजी नैब कराची हमारे साथ मौजूद हैं सर, कि मैं प्रोसिक्यूशन पे भी आऊंगा, लेकिन जो बाहर एसेट सब चले जाते हैं और अगर कोई उसके पास वाकई में 2014 के अंदर अगर 32 मिलियन के एसेट्स हैं तो 2017 में उन्होंने 0 डिक्लेयर किए हुए एसेट्स, तो वो सारे एसेट्स उन्होंने बेच के या मुबैना तौर पे बाहर ट्रांसफर कर दिए। अब नैब क्या करता है और किस तरह अप्रोच करता है, क्या करता है? देखिए, जो एसेट्स फॉरेन में हैं, चूंकि वो फॉरेन जुरिसडिक्शंस हैं और उस पर ऑब्वियसली पाकिस्तान का कानून तो नहीं चलता, तो उन जुरिसडिक्शंस के लिए हम म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जो है वो उन मुल्कों के साथ साइन करते हैं। और जब वो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस साइन हो जाते हैं तो फिर हम जो हैं उनको उनके शहरियों की जो अगर इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उनमें मदद देने के पाबंद हैं, और वो हमारे शहरियों की जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उसमें मदद देने के पाबंद हैं। लेकिन ये सारा का सारा एक लीगल प्रोसीजर के ज़रिए, प्रोसेस के ज़रिए होता है। और अभी आपने देखा था कि इसकी एक कामयाब मिसाल जो है वो बरतानिया में जो पाउंड जब्त किए गए और पाकिस्तान भेजे गए, वो इस MLA की एक कामयाब मिसाल है। तो इसी तरह से दूसरे मुल्कों के साथ भी हमारे MLAs जो हैं वो अंडर प्रोसेस हैं या काफ़ी साइन हो चुके हुए हैं, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये जब सारे के सारे साइन हो जाएंगे तो ये जो फॉरेन एसेट्स हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स के या दूसरे लोगों के जो कि इलीगल तरीके से बनाए गए हैं, उसमें हमें जो है वो ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। अच्छा, इसमें पहला स्टेप तो शायद ये कि उसको ये जानना कि वो एसेट उसका है या नहीं, पहले उसको ट्रेस करना,
फिर उसकी यानी ओनरशिप का लिंक बनाना, फिर उसके बाद रिट्रीव करना या वापस लाना, मतलब 3-4 फेजेस ये भी इस तरह की प्रोसेस है। दूसरी बात ये कि अब जो यूरोप में जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी ये मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामलात हैं उस पर बहुत ज़्यादा कॉग्नाइजेंस लेना शुरू कर दिया है, और उसकी मिसाल जो है वो NCA है यूके में, जो नेशनल क्राइम एजेंसी यूके जो है, जो इस वक्त मुख्तलिफ केसेस जो है वो डील कर रही है, जिसमें मुझे इल्म है कि कोई 4 या 5 केसेस जो हैं वो पाकिस्तानीज़ के हैं, जिनमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और पॉलिटिशियंस भी हैं। तो इसी तरह से ये चीज़ जो है, ये सिलसिला शुरू होगा यूरोपियन यूनियन में भी, और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में और आने वाले सालों में ये चीज़ जो है ज़्यादा स्पीड अप होगी, ज़्यादा एक्सेलरेट होगी। ठीक है। और सर जब ये हम देखते हैं कि फॉरेन टूर्स और ब्यूरोक्रेट्स, यानी आपके ऑफिशियल्स के साथ, सरकारी अफसरान के साथ इंटरेक्शन खुद भी एज डीजी नैब कराची रहा होगा, मतलब ये सब कुछ एक स्पीकिंग जनरली ये अफोर्ड करते हैं, बाहर जाते हैं, लाइफस्टाइल, रोलेक्स वॉचेस, इंटरनेशनल टूर्स, शॉपिंग्स, इज इट पॉसिबल? मतलब डू यू थिंक इज इट पॉसिबल विद अ मीगर सैलरी? इट इज़ नॉट पॉसिबल। जो अगर आप अपनी हलाल की कमाई जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर की है जी, उसमें तो मैं तो ये कहता हूँ कि एक 20 ग्रेड का अफसर को जो है टोयोटा कोरोला अफोर्ड करना भी जो उसके लिए बहुत मुश्किल है। चाहे जाए कि ये इतनी बड़ी गाड़ियाँ और इतने बड़े बंगले और ये सारी चीज़ें वो अफोर्ड कर सकें। नहीं। अच्छा, और इसके नहीं, क्योंकि आप समझते बेहतर हैं, क्योंकि ओवरऑल अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, क्या जरूरी नहीं कि नया भी पकड़े, सिंध गवर्नमेंट खुद भी अपने अफसरान पर नजर रखे जी कि कौन क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, या कोई भी गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट शुरू से हम कहते आ रहे हैं कि ये बेसिकली तमाम जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उसमें ACEs हैं, और ACEs को अगर वो अपने फ़ाल बनाएं, और जिस तरह से नैब न्यूट्रल इंक्वायरी करती है इस तरह से वो भी अगर न्यूट्रल इंक्वायरी करें तो नैब का भी बोझ कम हो, नैब जो है वो फोकस कर सके ज़्यादा बड़े केसेस के ऊपर। इस वक्त नैब के पास जो केस का लोड है वो बहुत है, और सिमिलरली जो हमारी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स हैं उनमें भी एक अदालत के अंदर कोई 45 केसेस हैं, तो ऑब्वियसली फिर वो जो है वो कंसंट्रेशन नहीं रहती, फोकस नहीं रहता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है कि जब भी हम जैसे किसी केस पे काम करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जब हम उस केस के आगे तक पहुंचते हैं कि ये शख्स पहले से VR कर चुका है नैब के साथ किसी और केस में, या PB कर चुका है, इन दैट केस क्या अब एसिड बेयर मींस क्या, जैसे एसिड इंक्वायरी है तो वो इनिशिएट उसके खिलाफ अगेन हो सकती है? नहीं, बिल्कुल हो सकती है। देखिए, जो अगर VR है या प्ली बार्गेन है, फर्क है दोनों, वो एक दोनों में दोनों खास नहीं है। अच्छा। वो एक खास स्पेसिफिक केस के बारे में होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप LBOD की मिसाल ले, LBOD के मुख्तलिफ फेसेस थे, जैसे .1 to .2 तक का अगर कोई रन था और उसमें जो पैसा लगा था गवर्नमेंट का, उसमें अगर कोई हुई है मिसमैनेजमेंट हुई है, एम्बेजलमेंट हुई है, उसमें अगर किसी ने VR की है या PB की है तो वो उस हद तक महदूद रहेगा, और हम जो उसको लेटर देते हैं VR का, PB का, थ्रू द कोर्ट, उसमें भी ये बड़ा साफ लिखा होता है कि आपके पास अगर इसके अलावा कोई और केस होगा तो ये VR या PB जो है उस केस को उसका अहाता नहीं करेगा, उसका इतलाक नहीं होगा, और आपके खिलाफ कोई और भी इंक्वायरी जो है शुरू की जा सकती है। तो इन दो चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल इंटर रिलेटेड नहीं हैं, इंडिपेंडेंट हैं। अगर कोई और केस आता है किसी और के मुतालिक, या एज ए होलसम एसेट इंक्वायरी आती है, तो वो अलहदा से हो सकती है। अच्छा, और इस पर्टिकुलर केस में जैसे ये शख्स है, इसके एसेट्स हैं, गाड़ियां हैं, घर हैं, जो भी है, ये अगर 4 साल पुराने हैं या 3 साल पुराने, और अब वो बेच चुका है सारे, ये डंप कर चुका है, जैसे मैंने कहा कि वो इंटरनेशनल बहुत जाता है बाहर, और कभी इम्कान है कि वो वहाँ इंटरनेशनली उसको डंप कर चुका है, नैब यहाँ से जाती है, देखती है तो उसका घर भी नहीं है, वो गाड़ियां भी नहीं है जो हम दिखा रहे हैं, फिर क्या करेगी ना? लेकिन अगर ये हमारे पास ये सबूत आ जाते हैं कि ये घर जो था पहले इनके नाम पे था और इन्होंने उसको जो है वो सेल किया है, गाड़ियाँ इनके नाम पे थी या इनकी किसी जो है मुलाजिम के नाम पे थी जिसके पास अपनी रिसोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और अब उन्होंने इसको बीच में कहीं बेच दिया है, तो ऑब्वियसली ये तो फिर केस बनता है। केस बनता है, लेकिन फिर केस बनता भी है तो दूसरा सवाल ये उठता है जी कि नैब केस तो बना देती है लेकिन केस को मुंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा पाती। वज़ीर आज़म साहब के मुंह से भी ये अल्फाज हम सुनते रहते हैं। नहीं, ये देखिए, ये मेरा ख्याल है ये बहुत मिसनोमर है। अगर आप देखें जो सक्सेस रेट है, हमारा कन्विक्शन रेट अगर आप देखें, जो तमाम हमारी एजेंसी है, नैब है या दूसरी सिस्टर एजेंसीज़ हैं, जिसमें FIA शामिल है, जिसमें ACEs हैं तमाम प्रोविंसेस की, हमारा सक्सेस रेट जो है वो लास्ट ईयर इट वाज 65%, जबकि आप दूसरी एजेंसीज़ का देखें तो वो बहुत ही कम है। सिर्फ पंजाब ACE का रेट जो है इट इज़ अराउंड 12 to 13%, बाकियों का तो इससे भी कम है। और ये सारा एनालिसिस जो है वो हमने अपनी एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर हम बाकायदा देते हैं। अगर आप 2017-18 की एनुअल रिपोर्ट उठाएं, उनमें ये सारा एनालिसिस दिया हुआ है कि हमारा क्या सक्सेस रेट है। हमने ये सारा डेटा जमा किया था तमाम एजेंसीज से, FIA से, और ये डेटा 2017 वाली जो रिपोर्ट है हमारी एनुअल रिपोर्ट, उसमें ये बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है। तो हमारा सक्सेस रेट जो है इट स्पीक्स इटसेल्फ कि ये
जो है वो 65% कन्विक्शन रेट, और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कि नैब का जो सक्सेस रेट है वो इतना अच्छा है। और फिर इसमें आगे जाके जब ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ सक्सेस रेट जो है वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स का, फिर यही केसेस जब आगे जाते हैं हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ से भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे केसेस, हमारा सक्सेस रेट वहाँ पे भी बहुत अच्छा है। सही। तो ये तो उसकी जस्टिफिकेशन, लेकिन ये आपको नाज़रीन बताते चलें क्योंकि हम बात कर रहे हैं नैब के रोल की भी, और ये स्टोरी डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि आप जो स्क्रीन पर फुटेजेस देख रहे हैं अपने, ये एक ब्यूरोक्रेट के हैं सूबा सिंध में जो आबयूडी हैदराबाद में सरकारी अफसर है। ये माहाना आमदनी 1,41,000 रुपए कमाता है, लेकिन इसके साथ साथ मुबैना तौर पे जो आप एसेट्स देख रहे हैं, जो घर देख रहे हैं, जो गाड़ियां देख रहे हैं, जो बैरून मुल्क टूर्स देख रहे हैं, जो रोलेक्स वॉचेस देख रहे हैं, जो शॉपिंग बैग्स आप देख रहे हैं, इंटरनेशनल टूर्स, शिकार, आला तरीन नस्ल के नायाब जानवर, फार्म हाउसेस देख रहे हैं, ये तमाम उस 1,41,000 महीना से कहा जाता है जी कि हमने खरीदे हैं। और ये अगर कोई कर सकता है तो उसका नाम शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए, क्योंकि जो गाड़ियां आप देख रहे हैं, निसान पेट्रोल, उसका आप पेट्रोल भी अफोर्ड नहीं कर सकते जितने आप की माहाना आमदनी है। और इस प्रोग्राम को करने से कबल हम आपको 12 बता रहे हैं कि हमारा ये एक प्रोग्राम नहीं, इसकी तफसीलन और भी किस्तें आएंगी जिसके अंदर इनकी फॉरेन ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स भी हमने हासिल की हैं। लेकिन आपको दिखा ये रहे कि हमने सवालनामा भेजकर बाकायदा उनसे एक बार नहीं कई बार ये पूछा कि आखिरकार ये तमाम एसेट्स जो आप फ्लैश कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं दुनिया को, जो आपके पास हैं, वो कहां से आए, उनकी सोर्स ऑफ इनकम आखिर क्या है। लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। इसके बरक्स हमें थ्रेट्स, हमें ये बल्कि सिफारिशें हर तरह से दोस्तों, अहबाबों, जहां जहां से कोशिश की जा सकती थी इस प्रोग्राम को रुकवाने की कोशिश की गई, लेकिन ना अब तक की मैनेजमेंट, ना बेनकाब की टीम इस सिलसिले में जो जिस काविश पे बढ़ती है आगे तो उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाती है। ये तमाम डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अल्ताफ अमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस ब्रेक के बाद कुछ और अहम मामलात, यानी सरदार अली शाह कोल में भी कोई इन्वॉल्वमेंट है थी क्या, किसी अहम तरीन मंसूबे में थर के आरओ प्लांट्स और कोल के हवाले से इन्वॉल्व था। पीटीआई के कोई रहनुमा भी इनसे दोस्ती रखते हैं, उनसे भी हमने पूछा कि आपका ताल्लुक क्या है, वो क्यों खामोश हो गए, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। ये भी आपको बताएंगे। और इस ब्रेक के बाद अल्ताफ अमानी साहब से नैब के दीगर मामलात और ऐसे केसेस पे नैब की गिरफ्त कैसे हो सकती है जानेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात, तहकीक के बाद हकायक के साथ और फिर सहाफती उसूलों को सामने रखते हुए एक ब्यूरोक्रेट सूबा सिंध के जो कि अरबपति कैसे बना, ये सवाल आज हमने उठाया प्रोग्राम में। इस ब्यूरोक्रेट को सवालनामा भेजा, एक नहीं कई बार भेजा, उसके अहले खाना का किरदार क्या रहा, और क्या ये मुबैना तौर पर रकम यहां से बाहर गई। बहुत से अहम सवालात, ये गाड़ियां कहां से आई, ये घर कैसे खरीदे गए, इतना लैविश लाइफस्टाइल, इतनी आम सी एक सरकारी अफसर की तनख्वाह होती है उसके साथ कैसे अफोर्ड किया गया। यही सवाल नहीं, हमने ये सवाल भी उठाया जी कि हमने साथ साथ ये पूछा कि जो इंटरनेशनल जो टूर्स हैं इसके अलावा कि थर के अंदर ये अहम प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व रहा है। इनके खुद अपने फेसबुक स्टेटस पे आप देखें तो उन्होंने कमेंट किया हुआ था कि किस तरह ये एक आरओ प्लांट और उसके जो एशियाज लार्जेस्ट आरओ प्लांट में इनका एक कलीदी किरदार था। इसी तरह से इनकी जो आप इनकी फुटेजेस अगर हमने जो कुछ हासिल किए फोटोज उसमें देखें तो थर के आरओ प्लांट के अलावा थर कोल के अंदर भी कुछ ब्रीफिंग्स ये ले रहे हैं, कहीं ब्रीफिंग दे रहे हैं। ये अहम तरीन सूबा सिंध के मंसूबों में ये ब्यूरोक्रेट अहम तरीन किरदार अदा करता रहा है। अब सवाल है जी सिंध सरकार के लिए कि वो इस तरह के लोगों को अपनी सफों में किस तरह बर्दाश्त करती है। क्या जांचती खुद नहीं, देखती खुद नहीं, सवाल खुद नहीं उठाती कि आखिरकार ये लोग किस तरह से आकर अपने एसेट्स बनाते हैं और सूबा सिंध की आवाम का हक मारते हैं। ये अहम तरीन सवाल हमने अपने क्वेश्चन में उठाया तो हमें तो कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन ये सवाल सिंध सरकार के लिए है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी एक सवाल हम रख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा जैद तालपुर साहब, दोस्ती है क्या है, हमने इनसे भी पूछा जी आप क्या ताल्लुक है, आप कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में, तो उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। उन्होंने कहा जी मेरे दोस्त है, मैं पहले दोस्त था, अब नहीं हूं, ये नहीं हूं। उनके साथ स्टेटसेस उनके फेसबुक पे टैग हुए हैं नाइट क्लब्स के अंदर दुबई के अंदर, उनकी पिक्चर्स हैं साथ दुबई के अंदर जो हम आपको दिखा रहे हैं। आखिर आपका ताल्लुक क्या है, क्यों है, पूछा तो कोई जवाब हमें नहीं मिला। हमें ये नहीं क्या क्यों रहता हूं, कौन थे। आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी देखना चाहिए जी कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ लोग ऐसे लोगों के साथ मिले हुए हैं या दोस्तियां रखते हैं या कोई माली या कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। सवाल है ये जो हम छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि इनका मौकिफ भी हमने प्रोग्राम से पहले लिया था, आज से नहीं, कहीं 1.5-2 माह कबल, एक नहीं कई बार इनसे हमने राब्ता करने की कोशिश करी, लेकिन इनकी तरफ से भी कोई जवाब पहले नहीं आया। आया तो कहा जी कि है, दोस्त हैं, पहले थे, नहीं है।
कोई काबिल मुतमईन जिसे कहा जाए जवाब, जो सेटिस्फैक्ट्री जवाब हमें मौसूल नहीं हुआ। इस अहम तरीन सवालात के साथ आज का प्रोग्राम कर रहे हैं। अल्ताफ वानी साहब, आपसे पूछेंगे कि ये जो मामला है ब्यूरोक्रेसी, ये बड़ा अहम मामला है। अब बात यह कि इस तरह के एक नहीं कई ब्यूरोक्रेट्स होंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि आप सियासतदानों या ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनकी आप एनुअल इनकम निकालें और उनके लाइफस्टाइल देखें और नैब जो है ना सबको पकड़ना शुरू कर दे। ये हल है? क्या हल है ये रिफॉर्म्स? अगर ब्यूरोक्रेसी की बात ही करें, कोई 17 लाख की आमदनी के साथ करोड़ों अरबों रुपए की जायदादें रख रहा है, किस तरह से नैब क्या करे और ब्यूरोक्रेसी को रिफॉर्म कैसे करें? दोनों चीजें क्या करें नैब? देखिए, रिफॉर्मेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी जो है ना, इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग सब्जेक्ट। आप उस पर मेरा ख्याल है 10 प्रोग्राम भी करेंगे तो शायद काफ़ी नहीं होंगे। उस पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर इशरत हुसैन साहब जैसे लोगों ने किताबें भी लिखी हैं। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात पेश करता हूँ जिसको हम कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट या डूएबल, कि अगर मिसाल के तौर पर ये गवर्नमेंट इस वक्त जो है वो उसको एक चीज़ पेश नज़र है कि इस वक्त स्विगेस जो है उसकी किल्लत है, इलेक्ट्रिसिटी का हमें प्रॉब्लम रहता है और उसमें प्रॉब्लम है, उसकी वजह ये थेफ्ट्स हैं जी। तो उन थेफ्ट्स को अगर ये गवर्नमेंट ये कर दे कि जो उस एरिया के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं से लेकर और लाइनमैन तक उन पे उनकी जो है ये अगर अकाउंटेबिलिटी हो जाए कि जनाब अगर आपके एरिया से अगर 1 लाख रुपए की गैस गई है तो आप वो 1 लाख रुपए भरेंगे, बजाय ये कि जो कंज्यूमर्स पे कर रहे हैं उनके बिलों के अंदर जो है वो थेफ्ट जो है उसके पैसे लगा दिए जाते हैं और जो कंज्यूमर लीगली और पैसे भर रहा है उसी पे जो है मज़ीद पैसे लगा दिए जाते हैं। तो अगर ये जो इलेक्ट्रिसिटी के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं उस इलाके के या लाइनमैन्स हैं उस पूरी टीम पे ये चीज़ें लगा दी जाएं तो उससे अकाउंटेबिलिटी का एक आंसर आएगा और ये आवाम को भी रिलीफ मिलेगी और गवर्नमेंट के जो लॉसेज हैं जो बिलियंस में रन कर रहे हैं गैस में भी और इलेक्ट्रिसिटी में भी, वो मेरा ख्याल है किसी हद तक कम होंगे। और ये ब्यूरोक्रेसी पे कैसे अप्लाई होगा? ये मतलब ये गवर्नमेंट कर सकती है कैबिनेट के थ्रू, जस्ट दे कैन अप्रूव अ लॉ और दे कैन ब्रिंग इट इन देयर प्रोसेसेस। इनकी जो अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं उसके अंदर वो लेकर आएँ और उसको जो है वो इस पे इतलाक करें और उनसे पैसे वसूल करें। और सर, क्या किसी का लाइफस्टाइल बियॉन्ड मीन जा रहा है तो ये तो मिनिस्टर चेक कर सकता है कि मेरे ब्यूरोक्रेसी में जो मेरे ऑफिस में लोग हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता। वो तो इसी तरह से हो सकता है कि जिस तरह से ये हमें आप जैसे जो लोग हैं वो उसको हाईलाइट करें या आवाम उसको हाईलाइट करती है और इस तरह की बहुत एप्लीकेशंस आती हैं और उस पर नैब जो है वो कॉग्नाइजेंस लेती है और ऐसे बहुत से केसेस बने हैं इस तरह की एप्लीकेशंस पे जिसमें लिविंग बियॉन्ड मीन्स का केस जो है वो हमने प्रूव की है। तो आप बतौर खुद डीजी नैब कराची जब आप रहे थे तो आपको लगता है कि जो आप एस की बात कर रहे थे, प्रोविंशियल जो एस्टैब्लिशमेंट्स होती हैं एंटी करप्शन, क्या उनका किरदार तसल्लीबख्श रहा है आपकी नजर में अब तक? और सूबे सिंध की बात कर लेते हैं, आप कराची के रहे डीजी, आपको ये तो मतलब आप डेटा उठा के देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या उनका किरदार है। और जो जैसा मिसाल के तौर पर जिस केस को आप डिस्कस कर रहे हैं, क्या ये इन लोगों की जहन आंखों से क्यों ओझल हुआ है, ये तो आप डेटा उठा के देख लें, इट विल टेल यू एवरीथिंग। और जब हम कहते हैं कि किसी तहकाती इदारे की आंख से ओझल हुआ है, वो नैब हो या एस हो, तो वो जरूरी है कि लिख कर ही उसको दिया जाए तो वो एक्शन लेता है? नैब की बात कर लें कि सुमोटो या फिर क्या कि वो एज इन सुमोटो भी हो सकता है? बिल्कुल, नैब के पास, नैब चेयरमैन के पास ये पावर कानून देता है कि वो सुमोटो ले सकते हैं और वो लेते हैं। जहाँ इस तरह के मामलात होते हैं उनके अंदर वो रूट सुमोटो लेते हैं। और जो हमारा सिस्टम है CVC का, यानी जो इनिशियल कंफर्मेशन है, उसमें अगर इस तरह की चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ें इंक्वायरी में और इन्वेस्टिगेशन में जाती हैं और केस बनते हैं। सही। और इसके साथ साथ सर, क्योंकि ये बड़ी अहम बात है कि जो हमने कहा अबेटर्स होते हैं साथ में या फिर वो लोग जो एसोसिएट्स होते हैं साथ में, अगर उनका उठना बैठना दोस्ती यारी कुछ खास लोगों के साथ ज़्यादा है तो क्या वो भी सर्कल ऑफ इन्वेस्टिगेशन में आते हैं, इंक्वायरी में आते हैं, या एज अ फ्रेंड वो कहते हैं जी कि जरूरी है कि फाइनेंशियल इंटरेस्ट ही हो तो देन ओनली यू कैन? अगर आपका ये फाइनेंशियल फ्लोज अगर उस तरफ जा रहे हैं तो आप उसको लेकर आते हैं, अदरवाइज आप नहीं ला सकते। सही है। और अगर ऐसे ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर जहां पे बहुत बड़े बड़े फंड्स हैं, जैसे हमने जिक्र किया कि आरओ प्लांट इज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, एशियाज लार्जेस्ट आरओ प्लांट, इसी तरह से थरकोल इज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, तो ये तो फिर कौन चेक करे कि कहां कौन सा ब्यूरोक्रेट इन्वॉल्व है और बाकायदा नैब स्क्रूटनाइज करे कि परफॉर्मेंस बनाए सारे ब्यूरोक्रेट से? किस तरह चेक किया जाएगा? ये सिंध गवर्नमेंट खुद अकाउंटेबिलिटी करे? ये तो जो जिस डिपार्टमेंट के हेड्स हैं उनका काम है कि वो ऐसे लोगों को उनकी कलीदी ओहदों पर लगाएं जिनकी रेपुटेशन अच्छी हो। अगर आप एक ऐसे बंदे को लेकर आते हैं, जब आप ब्यूरोक्रेसी में होते हैं तो आपको हर एक बंदे की जो रेपुटेशन है उसके मुतालिक इल्म होता है। आप एक अच्छे बंदे को लेकर आएँ जिसकी रेपुटेशन अच्छी है तो वो अच्छा काम करेगा, बेहतर काम करेगा, वो एम्बेजलमेंट में नहीं जाएगा। अगर आप गलत लोगों को लेकर आएंगे तो डेफिनेटली दे विल डू एम्बेजलमेंट।
सही। और जो हमने देखा है कि नैब कराची के बारे में स्पेसिफिकली कि जी बाज़ दफ़ा कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा आपके दौर में बड़ा विजिलेंट रहे, बहुत रेप्यूटेड और बड़े अच्छी रिकवरीज रही, उसके बाद भी नंबर्स अच्छे आए, लेकिन फिर कहा गया जी कि क्या पता ये मामला नैब थोड़ा स्लो कर देती है, फिर तेज हो जाते हैं। ये तासुर है क्या, मतलब क्यों है तासुर? नहीं, ये तासुर गलत है। देखिए, नैब, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि हमारे पास जो काम का लोड है वो बहुत है। और दूसरी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारी आवाम को भी समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी नहीं है। जब हमें किसी एसेट्स देखने पड़ते हैं या जो एसेट्स की हम जब उसकी इन्वेस्टिगेशन में जाते हैं तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं आते हैं। वी हैव टू फाइंड इट आउट, वी हैव टू डिग इट आउट। जबकि दुनिया के दूसरे ममालिक में चूंकि डॉक्यूमेंटेशंस अवेलेबल हैं तो उनके लिए ये ज़्यादा आसान काम होता है। इसके बावजूद भी आप देखें, बरतानिया जैसे मुल्क में इन्वेस्टिगेशन जो हैं वो 1.5-2 साल चलती हैं और अल्टीमेटली दे कम अप विद फाइनल रिपोर्ट। हमारे यहाँ चूंकि डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो हमें ज़्यादा अरसा भी लगता है। लोगों को ये फील होता है कि शायद नैब जो है वो इन्होंने इस तहकीकात को दबा दिया। दबती कोई तहकीकात नहीं है। हमारा जो सिस्टम है नैब का अंदर, उसमें हर तहकीक जो है, हर इन्वेस्टिगेशन, हर इंक्वायरी उसका रिकॉर्ड होता है और उसकी बाकायदा हर महीने 1.5 महीने में जो है उसकी प्रेजेंटेशंस होती हैं और वो सारी चीज़ें लाइव रहती हैं। सही। और लास्टली कि सर कि अगर स्टेट एक्सचेकर को, क्योंकि जिस तरह के ये एसेट्स हैं, ये सारे एसेट बियॉन्ड मींस, ये ब्यूरोक्रेट है, इससे पहले वो लियाकत कायम खानी थे और बड़े नाम थे जिनके बड़े बड़े घर बन जाते हैं, ये सारे रिकवर होकर फिर स्टेट को वापस होते हैं और ये बेनामी हो तो भी बिक जाते हैं, ऑक्शन होता है, क्या होता है इनका? यानी अगर नाम ही नहीं पता चल रहा किसके है। नहीं, अगर बेनामी है तो ऑब्वियसली अब तो बेनामी का कानून भी आ गया है। उस कानून के तहत भी वो घर जो है वो गवर्नमेंट के हक में जब्त हो सकता है। और इससे पहले जो है वो अगर इस तरह की कोई चीज़ें थी और एक दफ़ा कोर्ट उसको अप्रूव कर देती थी तो वो फिर उसको ऑक्शन करके और वो पैसा गवर्नमेंट के एक्सचेकर में जाता है। सही। और इसके साथ साथ हम आपको नाज़रीन बताते चलें, क्योंकि हमने आपका शुक्रिया अदा करेंगे अल्ताफ वानी साहब, अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, साबिर डीजी नैब कराची। ये अहम तरीन मामला जो आपके सामने रखा, इस अहम को रखने की वजह यही कि एक नहीं, ऐसे कई ब्यूरोक्रेट्स, एक सूबा नहीं है, पूरे मुल्क के अंदर जो हम कोशिश करते रहेंगे आपके सामने बेनकाब करें ताकि तहकीकाती इदारे, वो प्रोविंशियल एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट हो या नैब हो, वो इनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध या पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा वो कार्रवाई कर सके, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी हो सके ऐसे लोगों की। सवाल हम उठाते रहेंगे, आपका फीडबैक हमें मौसूल जरूर होगा हमारे फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पे। और इस प्रोग्राम के दीगर किस्त भी आप देखेंगे जिसके अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, सारी तफसीलात के साथ दीगर एपिसोड के अंदर सरदार शाह साहब की तफसीलन आपके सामने रखेंगे और बताएंगे किस तरह से पाकिस्तान से रकम यहां मुबैना तौर पर गई बार, ये भी आपको डिटेल में बताएंगे। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखते रहेगा। अब तक अपना वक्त ख्याल।